Hello everyone, welcome back. In the previous lecture series of Class 7 Geography NCERT, we have discussed a lot about our home planet Earth. In this lecture, we will learn chapter 4 and the name of the chapter is Air. Air यानी हवा. इसमें आज हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे. पहले हम एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके स्ट्रक्चर के बारे में. बेसिकली एटमॉस्फेयर बना किन चीज़ों से है और ये कैसा मालूम पड़ता है. फिर हम टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसको सिंपल वे में जानेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज एयर? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. तो जो ये हमारी पृथ्वी है उस पर एक बड़ी हवा की चादर है और उसे ही हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल भी कहते हैं. जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं वो जिंदा रहने के लिए इसी एटमॉस्फेयर पर निर्भर है. It provides us the air we breathe and protect us from harmful effects of sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during day and get frozen during night. So, इस एटमॉस्फेयर से हमें वो हवा मिलती है, एयर मिलती है, जिसे हम ब्रीथ करते हैं. जिसे हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. और दूसरा ये हमें सूरज की हार्मफुल रेस से भी बचाती है बाय ब्लॉकिंग इट्स एंट्री. कैसे ये ब्लॉक करती है? जैसे सन की रेस पृथ्वी की तरफ आती है, अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं वो पृथ्वी की तरफ आती हैं और ये क्या करता है? ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है जिससे जो रेज है वो फिल्टर होकर एटमॉस्फेयर से सरफेस की तरफ एंटर करती हैं. So what it does? By blocking its entry and filtering the rays before it reaches Earth's surface. एटमॉस्फेयर कैसे हमें हानिकारक सन रेज से बचाती है ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को जब पढ़ेंगे आगे तब वहाँ समझेंगे. इसके अलावा अगर पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना मौजूद होता तो डे टाइम में हम लोग सन की हीट में बेक हो जाते और रात में यहाँ का टेम्परेचर इतना कोल्ड हो जाता कि सब कुछ फ्रीज हो जाता, जम जाता. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. सो इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवा के भार ने, वेट ने, एयर के मास ने पृथ्वी के तापमान को लिवेबल यानी रहने लायक बनाया है. नाउ composition of atmosphere. Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है. दैट मीन्स नाइट्रोजन ह्यूज क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो हम ये है 0.4% इन द एटमॉस्फेयर. और बाकी गैसेस कितनी है? 0.96%. ऑल इन ऑल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर का 99% कॉम्पोजिशन फॉर्म करती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में मौजूद है. इन्हीं मात्राओं की वजह से पृथ्वी रहने लायक प्लैनेट है फॉर प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं. नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन? थोड़ा सा नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं. तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली भारी मात्रा वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. These bacteria live in the soil and roots. तो पेड़ पौधों को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और ये प्लांट्स हवा से नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन प्लांट्स एक इनडायरेक्ट तरीके से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या कहते हैं हम लोग इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब इसमें होता क्या है? फिक्स करने का ये मतलब है कि नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा. बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं और फिर उसी चेंज्ड फॉर्म को प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं. ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं वो या तो सॉइल में या प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं. नाइट्रोजन की अहमियत आप यहाँ से समझिए. ऑल्दो मनुष्य नाइट्रोजन नहीं लेते बट ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, उनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. और प्लांट्स मनुष्य जीव जंतुओं के लिए अनेक वजहों से ज़रूरी है. पहला, प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और लिविंग बींग्स ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और प्लांट से हमें खाना भी मिलता है क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं. दैट मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. हम बात कर रहे थे भारी मात्रा में वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस की जो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और प्लांट्स
जीव जंतु के, और इसी से हमारा फूड चेन भी चलता है। देन ऑक्सीजन की बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. So, oxygen सेकेंड मोस्ट अवेलेबल गैस है एटमोसफेयर में, और एटमोसफेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ को सराउंड करता है। तो इंसान और जानवर जब सांस लेते हैं हवा में तो वो ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। एटमोसफेयर में जब इंसान और एनिमल्स क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि इंसान और जीव जंतु ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, और इसी वजह से ऑक्सीजन की जो मात्रा हवा में है वो बैलेंस्ड यानी कांस्टेंट रहती है। और पेड़ पौधों को भारी मात्रा में काटने से ये बैलेंस यानी जो इसका कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन है वो बिगड़ जाता है। किसमें बिगड़ जाता है? एटमोसफेयर में, which is not suitable for living beings. As you can see in this diagram, ऑक्सीजन क्या है? प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, उससे ह्यूमंस क्या करते हैं? ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथ इन करने के बाद जो ह्यूमंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर छोड़ते हैं, और यही CO2 इस्तेमाल करके प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज हाउ प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर कनेक्टेड, एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइटल इन द एटमोसफेयर. Now let's talk about carbon dioxide. Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. सो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है। हालांकि एटमोसफेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ लगभग 0.4% ही है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए, और इसी प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं हवा में। पहला तो ये प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये अर्थ को वार्म रखने में भी मदद करता है, फॉर मेकिंग अर्थ सूटेबल फॉर लिवेबिलिटी। हालांकि अगर इस गैस का बैलेंस एटमोसफेयर में बिगड़ जाए फ्यूल को जलाने के कारण, जैसे कोल और ऑयल, तो इसकी वजह से बिलियन ऑफ टन CO2 एटमोसफेयर में रह जाता है हर साल। इसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट एंड वेदर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, एंड दैट रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान बढ़ना, और ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस? So to understand global warming, let us understand greenhouse gas effect first. Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas. Without it, the earth would have been too cold to live in. So होता क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल के बर्न होने से एटमोसफेयर में रिलीज होती है, तब ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, धरती से बाहर जाने वाली हीट को ट्रैप करके, उसे रोक कर। कैसे? So this is our earth. Here you can see in this diagram. होता ये है कि फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, व्हीकल से, फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमोसफेयर में बढ़ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये जो गैस है वो हीट को पकड़ कर रखती है, और यही CO2 अर्थ के चारों तरफ घेरा लगाती है। और सन से आने वाली जो ये सोलर रेडिएशन है, जब आकर वापस जा रही होती है तो उसे ये एटमोसफेयर में ट्रैप कर लेती है, यहाँ ये ट्रैप कर लेती है, और इसी से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसे हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं। अब ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस तो कहते हैं इसे, पर ग्रीन हाउस होता क्या है? एटमोसफेयर में हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, बट व्हाट इज ग्रीन हाउस? तो ग्रीन हाउस क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में एक ऐसा घर इस्तेमाल होता है, कांच का, ग्लास का, उसके अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं, और जब सन की रेडिएशन इसमें एंटर होती है इस कांच के घर में, तो जब वो वापस जा रही होती है तो वो इसी घर में ट्रैप हो जाती हैं, और इससे क्या होता है? घर का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है, और इससे प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। इसके जो रूफ होते हैं वो भी कांच के हैं, और वॉल्स जो होती हैं वो भी कांच के होते हैं। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ऐसे ही एटमोसफेयर में भी ये जो CO2 है वो भी क्या कर रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही है।
जब सन की रेडिएशन अर्थ में एंटर करती है, अर्थ के सरफेस में एंटर करती है और ये वापस जा रही होती है, तो ये क्या करती है, CO2 उसे ट्रैप कर लेती है, उसकी हीट को ट्रैप कर लेती है और ज़्यादातर ये जो हीट है वो निकल जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर। जो ये CO2 ट्रैप कर रही होती है हीट, उससे हमारा जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर वार्म रहता है और रात में ये रहने लायक होता है। अगर CO2 ना प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में तो रात के टाइम टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन चला जाएगा, टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि पूरी धरती फ्रीज हो जाएगी। लेकिन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, वो भी सही नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए। नाउ ग्लोबल वार्मिंग। When carbon dioxide's level in the atmosphere increases, the heat retained increases the temperature of the earth. The level increases due to burning of fossil fuels, car fumes, etc. This is called global warming. Now what happens? Global warming की बात करें तो CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा हीट को ट्रैप कर पाती है बाय आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। और हीट ज़्यादा ट्रैप है एटमॉस्फेयर में तो अर्थ का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें क्लाइमेट या फिर वेदर में देखने को मिलेगा। अब CO2 बढ़ता कैसे है? तो एज वी हैव डिस्कस्ड, इट इंक्रीजेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ fossil fuels or car fumes, etc. And this whole process of emission of excessive CO2 in atmosphere and CO2 trapping radiation and not letting it go out in space is called ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है डायग्राम के माध्यम से भी कि CO2 अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करने लगती है और इससे हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म होने लगती है और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वार्मिंग का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ गर्म हो रही है, तो ग्लोब क्या कर रहा है, अर्थ क्या हो रहा है हमारा, वो गर्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अर्थ सच एज मेल्टिंग ऑफ पोलर स्नो, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई मुश्किलें अर्थ में जन्म लेती हैं, जैसे कि अर्थ के पोलर एरिया में बर्फ़ का पिघलना, बाढ़ आना या कहीं सूखा पड़ जाना और कहीं भारी बारिश होना, तूफान। ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ let's see in this diagram, as CO2 is naturally present in atmosphere, इस तरफ हम बात करें तो ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन है CO2 का हमारे अर्थ पे और ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्हांस्ड CO2 आपको देखने को मिलेगा। तो जब धरती पर हीट आती है तब वो रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ के बाहर भी जाती है। एज CO2 इज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, ये कुछ हीट को ट्रैप कर लेती है और ज़्यादातर हीट स्पेस में चली जाती है। ज़्यादातर हीट क्या होती है, वो स्पेस में चली जाती है, थोड़ी सी हीट को ये ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो वार्म रहता है, रहने लायक होता है इंसानों के लिए और इसी से धरती वार्म रहती है, लिवेबल कंडीशंस बनी रहती है फॉर लिविंग बींग्स। बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन और एक्टिविटीज़ CO2 की मात्रा एटमोसफेयर में बढ़ जाती है, एज यू कैन सी हियर, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट एटमोसफेयर में ट्रैप होने लगती है। ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा रहेगा तो ये थिक ब्लैंकेट बनाएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर और यही CO2 ब्लैंकेट सन से आने वाली हीट को वापस स्पेस में एस्केप नहीं होने देगी। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर, लेस हीट एस्केप्स इन स्पेस, हायर ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। नाउ हमने बात कर ली एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन की, उसमें मौजूद गैसेस के बारे में भी जाना। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसकी लेयर्स को बेसिकली समझेंगे। Structure of atmosphere. Our atmosphere is divided in 5 layers starting from Earth's surface. That is, first layer is troposphere, then comes stratosphere, फिर mesosphere, thermosphere, exosphere. Stratosphere की अगर हम लेंथ की बात करें सरफेस से तो ये 12 से 18 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसकी लेंथ जाती है 50 किलोमीटर। उसके ऊपर है मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 700 किलोमीटर के आसपास और फिर सबसे आखिरी जो हमारी लेयर है दैट इज एक्सोस्फेयर, वो जाती है धरती के सरफेस से ऊपर स्पेस तक। अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है और इसकी जो लेंथ है सरफेस से तो वो है 10,000 किलोमीटर। नाउ तो आप इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखेंगे तो हर लेयर की अपनी लेंथ और टेम्परेचर है। लेंथ के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि सरफेस से जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो ट्रोपोस्फेयर है हमारी इतनी, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हमारी इतनी, तो मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ये। पर जब आप ट्रोपोस्फेयर की लेयर से स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा इस एयर का। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर से अगर हम मीजोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ -56.5 डिग्री था पर ऊपर जाते जाते -2.5 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर घटा, फिर उसके बाद
फिर बढ़ता ही चला गया। एक्सोस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो 1200 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ट्रोपोस्फीयर में हमें टेम्परेचर डिक्रीज होता दिखा, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज हुआ, फिर मीजोस्फीयर में डिक्रीज हुआ, फिर थर्मोस्फीयर में इंक्रीज और एक्सोस्फीयर में इंक्रीज होता चला ही गया। तो हर लेयर में टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। नाउ ट्रोपोस्फीयर is the most important layer of atmosphere. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. So troposphere atmosphere की the most important layer है। इसकी average height 13 किलोमीटर है। जितना भी वेदर फिनोमिना है, जितने भी वेदर फिनोमिना है जैसे बारिश, विंड्स, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, तो वो सब ट्रोपोस्फीयर में ही मौजूद होते हैं। ट्रोपोस्फीयर की हाइट जो है वो बदलती रहती है, थोड़ा मौसम की वजह से एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड्स। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। जो भी हवा में हम लोग सांस लेते हैं वो भी सिर्फ इसी लेयर में मौजूद है। तो ह्यूमंस जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो भी क्या है, यहाँ पर मौजूद है। और जो भी वेदर फिनोमिना अर्थ पर होते हैं जैसे रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, फॉग, वो भी इसी लेयर में हो रहे होते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ atmosphere. So which is the most important layer of atmosphere? Then we will call it troposphere. Troposphere is the most important layer of atmosphere. Stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. अब troposphere के ठीक ऊपर आपको stratosphere देखने को मिलेगी। It extends up to a height of 50 km. Airplanes fly in this layer because it is almost free from clouds. It contains a layer of ozone gas that protects us from the harmful effect of sun rays. स्ट्रेटोस्फेयर आपको ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर देखने को मिलती है। एक्चुअली इन मेजर लेयर्स के बीच में माइनर लेयर्स भी मौजूद होती हैं एंड ये छोटी लेयर्स बड़ी लेयर्स का ट्रांजिशनल एरिया होता है। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, और जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में माइनर लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, और जो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में लेयर है उसे हम कहते हैं मीजोपॉज। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल ये लेयर कहला रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है फॉर द नेक्स्ट लेयर। इसी लेयर में एयरप्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। किसकी बात करें? हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमें एयरप्लेन्स उड़ते हुए दिखते हैं क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं होते। अनलाइक ट्रोपोस्फेयर में क्या होते हैं, सारे जो नेचुरल फिनोमिना है, प्रेसिपिटेशन और क्लाउड्स, ये सब हमें जो टर्बुलेंस है मेनली वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल रहा है, पर स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन उड़ते हैं। इफ यू हैव बीन ऑन अ प्लेन तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लेन बादलों के ऊपर फ्लाई करता है और इस लेयर में टर्बुलेंस नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज सूटेबल फॉर एरोप्लेन्स टू फ्लाई इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फेयर में हमें बारिश देखने को मिलती है, थंडर, विंड, जो कि प्लेन के उड़ने में खलल डालता है, टर्बुलेंस क्रिएट करता है। बट इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर वी हैव स्टेबिलिटी here in this particular layer of atmosphere. इस लेयर में ओजोन गैस भी देखने को हमें मिलती है, ये भी यहाँ पर मौजूद है जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। सो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ एयर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से अगर हम अर्थ की सतह से बात करें तो यहाँ पर आ गई हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द सरफेस, इसकी हाइट 50 किलोमीटर है, इसमें एयरप्लेन्स उड़ते हैं एंड इसमें ओजोन गैस मौजूद है जो सन की हार्मफुल यूवी रेस को हम तक पहुंचने से रोकती है, जो कि हमारी स्किन के लिए सही नहीं है। नाउ कम्स mesosphere. Mesosphere is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 km. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. So mesosphere third layer है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर देखने को मिलती है। इसकी हाइट है 80 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 80 किलोमीटर है। नाउ जब मीटियोरॉइड्स स्पेस से एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तब वो जलने लगते हैं एट हाई स्पीड और इसे मीटियोर कहते हैं। एंड व्हेन दिस मीटियोर रीचेस अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड मीटियोरॉइड। एंड ये मीटियोरॉइड्स मीजोस्फेयर में बर्न होते हैं ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। एंड मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। मीजोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो। अब आता है इसके ऊपर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, in thermosphere temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 km. The ionosphere reflects and modifies radio waves used for communication and navigation. अब आता है थर्मोस्फेयर। किसके ऊपर आता है? ये आता है मीजोस्फेयर के ऊपर। मीजोस्फेयर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा थर्मोस्फेयर।
थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ता है। नाउ फिर से आप इस डायग्राम में देखिए अगर, तो यहाँ पर हमें थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर का कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। कहाँ, यहाँ पर -86.5 डिग्री से थर्मोस्फेयर स्टार्ट होता है और जैसे ही हम ऊपर जाने लगते हैं तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो थर्मोस्फेयर के अंदर ही आइनोस्फेयर भी देखने को मिलता है। थर्मोस्फेयर के अंदर ही हमें आइनोस्फेयर देखने को मिलता है, जिसकी अपनी हाइट 80 to 400 किलोमीटर है। पूरे थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 80 से 800 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि इसमें आइनोस्फेयर मौजूद है एंड इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। और इसी आइनोस्फेयर में हमें ग्रीन स्काई या अरोरा देखने को मिलता है। इफ यू डू नॉट नो अबाउट ग्रीन स्काई फिनोमेना देन फील फ्री टू सर्च ऑन गूगल। ये आपको पोल्स में देखने को मिलेगा। वहां पर आपको आसमान कैसा देखने को मिलता है? हरा। नॉर्मली आसमान कैसा होता है? ब्लू होता है। बट अगर हम पोल्स की बात करें तो वहां का जो एटमोस्फेयर है उसकी वजह से वहां का जो स्काई होता है वो ग्रीन दिखता है। उसके बारे में आप गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सोस्फेयर। The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. Thermosphere के ऊपर मौजूद होता है ये। इसमें बहुत कम हवा मौजूद होती है। इस लेयर में बहुत कम हवा मौजूद होती है। लाइट गैसेस जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। क्योंकि ये लेयर बहुत थिन है। कैसी है ये लेयर? बहुत पतली होती है, बट इसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है। 1200 डिग्री के ऊपर जाता है इसमें। क्योंकि ये लेयर बहुत थिन है इसीलिए कभी कभी थर्मोस्फेयर का इसको पार्ट भी माना जाता है। सो दिस वाज ऑल एटमोस्फेयर कॉम्पोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज climate and weather. What is weather and climate? Weather is the hour to hour and a day to day condition of the atmosphere. Weather can change dramatically from day to day. The average weather condition of a place for a longer period is known as the climate of a place. हम डिस्कस करेंगे what is climate and weather and will also discuss the indicators of climatology, that is humidity, pressure and temperature. वेदर जो है वो डे टू डे आर टू आर कंडीशन है एटमोस्फेयर की और ये ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है दिन ब दिन। फॉर एग्जाम्पल एक दिन धूप बहुत तेज हो तो ये कहेंगे वेदर बहुत हार्श है। वहीं अगर दूसरे दिन बारिश हो जाए तो उसे प्लेजेंट वेदर कहेंगे। दैट इज वाई वेदर इज अ डे टू डे फिनोमिना एंड इसमें सडन चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। वेयर एज क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी जगह की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? जैसे हम डे टू डे की बात कर रहे होते हैं कि आज मौसम अच्छा है तो कल मौसम खराब है, पर क्लाइमेट जो है वहाँ की लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या वहाँ पर वेदर रहता है ज़्यादा समय के लिए, उसे कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर में कंडीशंस सडनली चेंज होती हैं। जैसे सुबह बहुत धूप है तो मौसम गर्म था, पर रात में हवा चली तो मौसम ठंडा हो गया। इसके ऑपोजिट में क्लाइमेट है। इसके लिए हम एक रीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक एरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कश्मीर। कश्मीर का जो मौसम है साल में ज़्यादातर कैसा रहता है? ठंडा रहता है एंड वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। सो हम कह सकते हैं कि कश्मीर का क्लाइमेट ठंडा है। कश्मीर में गर्मी का सीजन भी आता है बट वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्या है? कोल्ड है। सो किसी भी जगह का वेदर बदलता है बट क्लाइमेट वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशन होती है। नाउ इसी वेदर और क्लाइमेट के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर फर्स्ट। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस and coldness of the air is known as temperature. Insolation influences the distribution of temperature. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. Now here you can see in this particular diagram, ये जो सन की किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा हमें इक्वेटर में पड़ती हुई दिखती हैं एंड नॉर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक डायरेक्ट जाती हैं। नॉर्थ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ तक हमें ये किरणें जाती हुई दिखती हैं डायरेक्टली। इसके बिल्कुल साउथ पोल और नॉर्थ पोल में ये किरणें स्लैंटिंग लाइन में जाती हैं। क्या ये आपको स्ट्रेट जाती हुई दिख रही है? नहीं, ये कैसी जा रही है? स्लैंटिंग लाइन में जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक ज़्यादा हीट नहीं पहुँचती एंड ये इलाका ठंडा रहता है बिल्कुल और यहाँ बर्फ़ रहती है। हवा कितनी हॉट है या कोल्ड है इस डिग्री को हम टेम्परेचर बोलते हैं और सन से आने वाली हीट को, किरणों को हम सोलर इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर इंसोलेशन बोलते हैं। अर्थ का टेम्परेचर डिसाइड करती है। जहाँ इंसोलेशन ज़्यादा पड़ेगी वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? गर्म होगा। जहाँ ये कम पड़ेगी वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कोल्ड होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर गिरने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किरणें डायरेक्ट नहीं जाती, हमेशा स्लैंटिंग लाइन में जाती हैं।
इतना तो आप जानते होंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैट मीन्स गर्मी बढ़ेगी, एंड जब टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर ठंडा कहलाया जाएगा। नाउ टेम्परेचर हीट आइलैंड इफेक्ट. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads gets heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and raise the temperature of the cities. So what happens कि शहरों में अक्सर गर्मी ज़्यादा होती है than that of villages. ऐसा क्यों? शहरों में गर्मी ज़्यादा क्यों होती है और विलेजेस में कम क्यों होती है? क्योंकि शहरों में जनरली नेचुरल इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलता। इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ बड़ी बड़ी और बिल्डिंग होती हैं लाइन बाय लाइन, वेराज गांव में घर कच्ची मिट्टी से बने होते हैं, खेत होते हैं गांव में, पेड़ होते हैं, और शहर की भीड़ भाड़ भी गांव में नहीं होती है। जैसे शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि लोग क्या होते हैं, काम की तलाश में शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, वेराज गांव में सब वहाँ के अपने इंडिजिनस लोग रहते हैं। और इन्हीं शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ गर्मी बढ़ जाती है। जहाँ लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, रहने की शॉर्टेज होगी, और जब रहने की शॉर्टेज होती है तो बिल्डिंग्स क्रिएट की जाती हैं, फ्लैट्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है शहर में। रोड्स हाईवेज को बनाना पड़ता है और उसमें क्या होता है, कॉन्क्रीट, मेटल और असफाल्ट लगता है। सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? यही मेटल जो है, कॉन्क्रीट है, ये सब क्या करते हैं, सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, और रात में जब यही मेटल्स एंड कॉन्क्रीट सन से मिली हीट रिलीज करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आफ्टर अ वाइल इट विल ऑल्सो रिलीज। तो जब ये सन की हीट रिलीज होती है तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग आसपास बनी होती है और काफ़ी हाइटेड होती हैं, तो ये अपने बीच में हीट को ट्रैप कर लेती हैं। क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी लंबी होती है, एज यू कैन सी हेयर, तो ये अपने बीच में क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड हीट आइलैंड इफेक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन वर्ड सिटीज़ के लिए इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है। सो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट को, वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर क्या करता है, वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ एयर प्रेशर। सो एयर प्रेशर भी टेम्परेचर की तरह इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्लाइमेट और वेदर पर प्रभाव डालता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. तो you must have learnt about pressure in physics. Pressure यानी force या दबाव। सो व्हाट इज प्रेशर नाउ? हमारी सराउंडिंग में एयर प्रेशर हमेशा मौजूद होता है। नाउ यू विल आस्क व्हाई वी डोंट फील दिस एयर प्रेशर। द रीजन इज दैट कि जो हमारी बॉडी है वो भी सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट करती है एंड ब्लड प्रेशर क्रिएट करती है, और यही ब्लड प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी एंड एयर प्रेशर इन आउटसाइड इन्वायरमेंट मेक्स अ बैलेंस। दोनों के बीच में प्रेशर सामान्य हो जाता है। दोनों का जो फोर्स है, हमारी बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर है और एयर का जो प्रेशर है वो बैलेंस कर जाता है, और इसलिए हम हवा में इजीली हाथ पैर खुद हिला पाते हैं एंड एयर के प्रेशर से एकदम से पीछे या आगे नहीं बढ़ते। एयर का जो प्रेशर है, वो जो उसका फोर्स है, वो हम पे ऐसा दबाव नहीं डालता है कि हम अपनी जगह से हिल जाए। पर जब कोई ऊंची पहाड़ी पर जाता है, जैसे हिमालयाज पे ट्रैकिंग के लिए जाता है, तो उसकी नाक से या मुंह से खून आने लगता है। तो ऐसा क्यों? द मेन रीजन इज दैट ऑन हाई एल्टीट्यूड्स द प्रेशर इज लो। जब आप ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई एल्टीट्यूड के लो प्रेशर के साथ बैलेंस नहीं कर पाता, और बॉडी में ब्लड का फोर्स ज़्यादा होने के कारण बॉडी खून बाहर फेंकने लगती है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर प्रेशर लो होगा, एयर का प्रेशर लो है, तो वहाँ पर बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर का जो खून है वो बाहर निकल के आने लगता है। तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि जब लोग ऊपर बहुत ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं तो उनके नाक से या मुंह से खून आने लगता है। तो नॉर्मली एयर प्रेशर इज इक्वल टू आवर बॉडी का ब्लड प्रेशर विच इज इन बैलेंस, एंड हेंस वी मूव अराउंड फ्रीली। टिल नाउ आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू एयर प्रेशर एंड हाउ ह्यूमन बॉडी इज अडेप्टिंग टू इट। तो as we have said, air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. हवा का भी अपना वेट होता है,
तो जो भी हवा का दबाव अर्थ की सरफेस पर लग रहा है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। सो वट एवर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस, जो भी अर्थ की सतह पे फोर्स लग रहा है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एयर का जो भी फोर्स लग रहा है। तो सी लेवल पर एयर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है। सी लेवल पर जो ये एयर का प्रेशर है वो सबसे हाईएस्ट होता है, यानी यहाँ हवा का दबाव ज्यादा होता है। और जैसे ही सी लेवल से हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं किसी प्लेन्स पर या उससे ऊंचे एल्टीट्यूड वाले एरिया में लाइक माउंटेन्स, वहाँ एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो हाईएस्ट एयर प्रेशर रहेगा सी लेवल पर, एंड एज वी गो अप एयर प्रेशर लो होता जाता है। जैसे कि यू ऑल नो, एयर इज अ थिक ब्लैंकेट कवरिंग आवर अर्थ, और ये एयर पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से नीचे आते रहते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर यानी सी लेवल पर एयर प्रेशर ज्यादा रहता है। एंड जैसे ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर घटेगा। एयर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, इसका एक फैक्टर तो एयर मास है यानी वेट, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। एयर का जो प्रेशर है कहाँ पर लो रहेगा कहाँ पर हाई रहेगा ये बताता है, टेम्परेचर के हिसाब से होता है और वेट के हिसाब से होता है। द एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। सो एयर प्रेशर और टेम्परेचर का भी रिलेशन होता है। वील अंडरस्टैंड इट इन फ्यू मिनट्स। नाउ लो प्रेशर एरियाज, in areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. जिन जगहों पर तापमान ज्यादा होगा वहां की हवा गर्म हो जाएगी, क्योंकि एयर इज मेड अप ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये राइज करेगी और एक्सपैंड करेगी यानी फैल जाएगी। ये जो हवा है वो फैल जाएगी और इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर एयर। तो इतना तो हम समझ गए, लो प्रेशर एरिया का टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन है, एंड लो प्रेशर एरिया में ही क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे समझिए ये धरती का सरफेस है एंड यहाँ एयर प्रेशर है, यहाँ पर एयर प्रेशर है एंड टेम्परेचर हाई होने के कारण ये एयर राइज कर गई। ये जो एयर है, हवा है, वो राइज कर गई एंड ऊपर जाकर कुछ फिनोमिना बने जैसे क्लाउड्स एंड देन रेनफॉल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेट वेदर. So this was low pressure area. Now high pressure area. In areas having low temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas, which is known as wind. So धरती के जिस सरफेस पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ एयर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पर धरती के सरफेस पे टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, वहां पर हमें एयर का जो प्रेशर है सरफेस के आसपास ज्यादा देखने को मिलेगा। जिन एरियाज में टेम्परेचर लो होता है वहां की हवा कैसी होती है, ठंडी होती है। सो दिस इज अर्थ सरफेस। यहाँ टेम्परेचर घट गया, यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। टेम्परेचर घटने के कारण यहाँ हवा एक्सपैंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हवा एक्सपैंड कर जाती है और राइज कर जाती है ऊपर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा फिनोमिना हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा ठंडी है, एक्सपैंड करने के बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और लो प्रेशर में हवा राइज कर रही थी। हाई प्रेशर में हवा टेम्परेचर घटने के कारण सिंक करेगी क्योंकि द एयर बिकम्स हैवी। जब हवा हैवी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ और आती है। तो जब हैवी एयर सिंक करती है नीचे सरफेस पे पूरी तरह से उतरती है तो इट क्रिएट्स हाई प्रेशर। तो नीचे की तरफ हवा ज्यादा है तो हवा का प्रेशर, दबाव भी ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। क्योंकि हवा राइज नहीं कर रही है तो यहाँ का आसमान साफ होगा, क्योंकि हवा ऊपर जाके क्या बनाती है, फिनोमिनाज बनाती है लाइक क्लाउड्स एंड देन प्रेसिपिटेशन होती है, और उसका ही एक एग्जांपल है रेनफॉल। बट यहाँ पर हाई प्रेशर के इंस्टेंट में क्या हो रहा है, ये जो एयर है वो राइज नहीं कर रही है, उल्टा सिंक कर रही है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, सनी स्काई देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाई प्रेशर वाले एरिया में क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा और आसमान साफ देखने को मिलेगा। सो क्लाइमेट एंड वेदर को टेम्परेचर और एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है किसी जगह का, चाहे वो कांस्टेंट हो या वो डे टू डे फिनोमिना हो, उसे इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर और एयर प्रेशर। एंड हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, एज यू कैन सी हियर in this diagram, and when air moves we call it wind. Now types of wind की अगर हम बात करें तो winds
तीन प्रकार की होती हैं। पहली परमानेंट, दूसरी सीजनल एंड थर्ड इज लोकल विंड्स। तो परमानेंट विंड्स में ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आते हैं एंड ये पूरे साल कॉन्स्टेंटली चलती है। वी विल टॉक अबाउट वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स इन फ्यूचर विद डिटेल। अभी बस आप इतना याद रख लिए। सीजनल विंड्स, अगर हम सीजनल विंड्स की बात करें तो ये विंड्स सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन बदलती हैं। गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, सो मानसून की विंड्स इस तरफ से चलती हैं। सो मानसून की जो विंड्स हैं वो इस तरफ से चलती हैं। अब यही वाली विंड्स अक्टूबर नवंबर में रिवर्स हो जाती हैं एंड दूसरी डायरेक्शन से पलट कर आती हैं। तो सीजनल विंड्स में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। सीजनल विंड्स में हमें क्या देखने को मिलता है? डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ विंड, दैट इज लोकल विंड। लोकल विंड में क्या है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, ब्लो ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हॉट एंड ड्राई लोकल विंड। थर्ड इज लोकल विंड्स, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे नॉर्दर्न एरिया में इंडिया में गर्मी में क्या चलती है? लू चलती है। तो लू जो है वो हॉट एंड ड्राई एयर होती है एंड ये लोकल विंड में आती है। तो जो विंड्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ही स्पेसिफिकली चलती हैं उन्हें हम लोकल विंड्स कहते हैं। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ चलती हैं उसे हम लोकल विंड्स कहते हैं। जैसे कि लू चलती है नॉर्दर्न एरिया में इंडिया में, और लोकल विंड्स में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी आते हैं। नाउ अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें परमानेंट विंड्स को दिखाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। तो इन विंड्स का जो नाम है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है उसके हिसाब से रखा जाता है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। अगर विंड ईस्ट से ओरिजिनेट कर रही है तो उसका नाम रहेगा ईस्ट से। अगर विंड वेस्ट से ओरिजिनेट कर रही है तो उसका नाम रहेगा वेस्ट से। और विंड अगर नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ की है और साउथ की है तो साउथ में है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, फिर आ जाती है हमारी वेस्टर्लीज, देन ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज ऊपर नॉर्थ में, एंड देन कम्स पोलर ईस्टर्लीज। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वाली जो विंड है वो ईस्ट साइड से ओरिजिनेट कर रही है। ये कौन सा साइड है हमारा? ये है ईस्ट साइड। और ये कौन सा है? वेस्ट साइड। यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है। ये है हमारा साउथ, ये है हमारा नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो विंड्स है वो ईस्ट साइड से ओरिजिनेट कर रही है, तो यहाँ पर नाम पड़ जाता है ईस्टर्लीज। अब यहीं पर इसके दूसरे साइड में देखिए, हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ आप विंड के ओरिजिनेशन का जो डायरेक्शन है वो देखिए। तो ये जो विंड्स है ये ओरिजिनेट कर रही है वेस्ट से, ये यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है और इस तरफ जा रही है, तो इसलिए इसका नाम है वेस्टर्लीज। बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्ट साइड, इट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। फिर अगर हम बात करें ट्रेड विंड्स की, तो ये नॉर्थ साइड में है, बट ये ओरिजिनेट किस साइड से कर रही है? ईस्ट साइड से कर रही है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब अगर हम ये ट्रेड विंड्स की साउथ में बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? ये भी ईस्ट से कर रही है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब वेस्टर्लीज की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट कर रही है। अगर आप एरो देखें तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से और यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। एंड फिर अगर हम पोलर ईस्टर्लीज की बात करें तो ये ईस्ट साइड से ओरिजिनेट करती हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्लीज। दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। नाउ इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। थर्ड इंडिकेटर क्लाइमेटोलॉजी का मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी। When water evaporates from the land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases. Thus, it becomes more and more humid. Moisture मतलब humidity। जब पानी भाप बनकर जमीन से different water bodies से like river, lake, pond, sea से ऊपर जाता है, पानी जब evaporate होता है तब वो water vapor बन जाता है। तो water vapor is present in the air. वाटर वेपर जो है वो हवा में प्रस्तुत है, ठीक है, प्रेजेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। वट एवर वाटर कॉन्टेंट इज प्रेजेंट इन एयर वी कॉल इट मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब हवा फैलती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब हवा फैलती है, एक्सपैंड करती है, एंड व्हेन एयर एक्सपैंड्स इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हवा फैलती है तो इसकी जो कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की
वाटर वेपर वाटर कंटेंट को पकड़ के रखने की वो भी इंक्रीज कर जाती है, और जब हवा में वाटर के ट्रेसेस बढ़ते हैं देन वी से दैट एयर इज ह्यूमिड, और यही वाली हवा जब बढ़ जाती है देन लेटर क्रिएट्स क्लाउड। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। नाउ प्रेसिपिटेशन, व्हेन द वाटर वेपर राइजेस it starts cooling, the water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are masses of water droplets. When these droplets of water becomes too heavy, they come down as precipitation. जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तब ऊपर जाकर ये ठंडा होने लगता है। So if you take a glass and pour cold water in it, फिर आप नोटिस करेंगे कि ग्लास के बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स ग्लास पर लगे होंगे, पानी का कंडेंसेशन यहाँ देखने को मिलेगा। सो यही पानी भाप बनकर ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाता है, एंड दीज क्लाउड्स आर नथिंग बट मासेस ऑफ वाटर वेपर। जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत भारी हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना एयर में मॉइस्चर के बारे में। जब टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये राइज हुआ तो बादल बने देन प्रेसिपिटेशन हुई, बट प्रेसिपिटेशन में जरूरी नहीं है सिर्फ बारिश ही हो, प्रेसिपिटेशन में बर्फ भी गिर सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। Now rain and its type. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में सरफेस पर आती है देन वी कॉल इट एज रेन। ज्यादातर ग्राउंड वाटर रेन में से ही आता है, ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो रेन में से ही हमें मिलता है। रेनफॉल बहुत महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों जानवरों के लिए। एंड now rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. If rainfall is more, floods take place. रेनफॉल बहुत महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों जानवरों के लिए। रेनफॉल से फ्रेश वाटर बनता है अर्थ पर। अगर कम बारिश होगी तो सूखा पड़ जाएगा और ज्यादा पड़ेगी तो बाढ़ आ जाएगी, अगर ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी। रेनफॉल के कई सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ 3 मेंशन है, जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, चैप्टर काफी लेंदी हो जाएगा, एंड क्लास 7 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में काफी है। बट व्हेन आई मेक क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी लेक्चर वीडियोस, वहाँ हम टाइप ऑफ रेनफॉल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। We will continue with chapter 5 of class 7 geography NCERT in next video. Thank you for watching and giving your precious time. Please like and subscribe.